प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रथम इकाई के अंतर्गत भारत में गुलाम वंश के अभ्युदय की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में विशेष चर्चा की जाएगी। गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा पंजाब से लेकर दिल्ली, अजमेर तथा कन्नौज तक विस्तृत अनेक राज्यों को जीतकर विशाल भूभाग को अपने अधीन किया। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने सर्वाधिक योगी गुलाम तथा सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को 1194 ईस्वी में भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 12 साल तक दिल्ली पर गजनी के गवर्नर के रूप में शासन करता रहा। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु उसे शीघ्र ही महमूद बिन गयासुद्दीन ने अपदस्थ करके गजनी पर अधिकार कर लिया। गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इस प्रकार 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता रहा। ऐबक ने भारत में मुस्लिम राजवंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश, दास वंश तथा तुर्क वंश भी कहते हैं। इस वंश का पहला शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन था। इस वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और तीसरा शासक बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन ये समस्त शासक तुर्क थे, अतः इसे तुर्क वंश भी कहा जाता है। उनके इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंशी या गयासी राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार इस समय में दिल्ली में एक वंश ने नहीं अपितु 3 वंशों ने राज्य शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार 1206 से 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक तथा कुतुबी वंश का भी संस्थापक था। वह दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान था। उसका जन्म तुर्किस्तान के कुलीन तुर्क परिवार में हुआ था, किंतु वो बचपन में अपने परिवार से बिछुड़ गया और गुलाम के रूप में बाजार में बेच दिया गया। वह कुरूप किंतु प्रतिभावान बालक था। एक व्यापारी उसे दास के रूप में बेचने के लिए गजनी ले गया। सबसे पहले अब्दुल अजीज कुकी नामक काजी ने उसे खरीदा। यहाँ पर उसने काजी के बच्चों के साथ घुड़सवारी तथा थोड़ी बहुत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी ने उसकी कुरूपता पर विचार न कर उसे मोल ले लिया। कुतुबुद्दीन ने अपने गुणों से गौरी को मुग्ध कर लिया तथा उसका अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास बन गया। वह अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे एक से दूसरे पद पर पहुँचता गया और अमीर अखूर घुड़साल के रक्षक के पद पर पहुँच गया। वह मोहम्मद गौरी का इतना प्रिय बन गया कि गौरी ने उसे ऐबक अर्थात चंद्रमुखी के नाम से पुकारना आरंभ किया। जब गौरी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया तब ऐबक भी भारत आया। उसने सैन्य गुणों का परिचय दिया। गौरी को अपनी भारतीय विजय में ऐबक से बड़ा सहयोग मिला। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के उपरांत गजनी लौटने पर भारत में विजित भागों का प्रबंध ऐबक के हाथों में दे दिया। इस प्रकार ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य का वाइसराय बन गया। वाइसराय के रूप में उसकी सफलताएं बहुत महत्वपूर्ण थी। सामरिक उपलब्धियों के अंतर्गत ऐबक ने मोहम्मद गौरी के विजय अभियान को जारी रखा। 1195 ईस्वी में उसने कोयल अलीगढ़ जीता। कोल भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। इसके बाद अनिलवाड़ा को नष्ट किया। 1196 ईस्वी में उसने मेड़ों को परास्त किया, चौहानों की सहायता कर रहे थे। 1197-98 ईस्वी में उसने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1202-3 ईस्वी में उसने चंदेलों को परास्त कर बुंदेलखंड तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गौरी की मृत्यु से पूर्व ऐबक ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। इस विशाल साम्राज्य से अब हिंदू लड़ने के लिए समर्थ नहीं थे। कूटनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत ऐबक बचपन में ही गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। इसकी सामाजिक हैसियत अच्छी नहीं थी, किंतु मोहम्मद गौरी को प्रसन्न कर उसने अमीर का पद प्राप्त कर लिया। अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए उसने सदैव मोहम्मद गौरी के प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया। अमीरों के बीच अपनी निजी हैसियत बढ़ाने के लिए भी उसने कूटनीति का सहारा लिया।
तथा स्वयं एवं अपने परिवार को वैवाहिक संबंधों से मजबूत बनाया। सुल्तान बनने से पूर्व ही उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। ऐबक ने गजनी के शासक याल्दोज की पुत्री के साथ विवाह किया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह सिंध तथा मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबैता के साथ किया। दूसरी पुत्री का विवाह प्रतिभाशाली और होनहार अपने गुलाम इल्तुतमिश के साथ किया। ऐबक 12 वर्ष तक दिल्ली में वायसराय की हैसियत से शासन करता रहा और धीरे धीरे उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लिया, पर उसने कभी भी मोहम्मद गौरी से विद्रोह करके स्वतंत्र शासक बनने की चेष्टा नहीं की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भी उसने तब तक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जब तक कि गजनी के शासक महमूद बिन गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार नहीं कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में 24 जून को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 मास बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था। जब गौरी की मृत्यु का समाचार गजनी से लाहौर पहुंचा तो लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन को लाहौर का शासन अपने हाथों में लेने का निमंत्रण भिजवाया। यह निमंत्रण पाकर वह दिल्ली से लाहौर के लिए चल पड़ा। तख्त पर बैठने के बाद भी ऐबक ने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। उसने मलिक एवं सिपाही सालार की उपाधियों का ही प्रयोग किया। उसने अपने नाम की मुद्राएं भी नहीं चलवाई, न अपने नाम से खुतबा पढ़ाया। समवता और गौरी के उत्तराधिकारी से अभिनय से उत्पन्न किए बिना भारत में स्वतंत्र तुर्की शासन स्थापना करना चाहता था। उसने अपने दूत के माध्यम से गजनी के सुल्तान महमूद बिन गयासुद्दीन के पास संदेश भेजा कि गयासुद्दीन कुतुबुद्दीन को भारत का स्वतंत्र सुल्तान बना दे तो वह ख्वारिज़मी के शाह के विरुद्ध उसकी सहायता करेगा। उसका यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन ने ऐबक को राज छत्र, ध्वजा, सिंहासन, दुंदुभी आदि राज्य सूचक वस्तुएं भेजी तथा उसे सुल्तान की उपाधि से भूषित किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों पर विचार करेंगे। उसकी प्रमुख समस्याएं अग्रांकित थी। पहला, प्रतिद्वंदियों की समस्या। इनमें मलिक इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबैता प्रमुख थे। इनके अधिकार में बहुत बड़े राज्य थे। ये अपने को ऐबक का समकक्ष समझते थे। यल्दूज गजनी में, कुबैता मुल्तान में शासन करता था। दूसरा, हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक की दूसरी कठिनाई यह थी कि प्रमुख हिंदू सरदार खोई स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। 1206 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया। गढ़वाल राजपूतों ने हरिश्चंद्र के नेतृत्व में फर्रुखाबाद तथा बदायूं में धाक जमा ली थी। ग्वालियर फिर से प्रतिहार राजपूतों के हाथों में चला गया। अंतर्वेद में भी कई छोटे छोटे राज्यों ने कर देना बंद कर दिया, तुर्कों को बाहर निकाल दिया। सेनवंशी शासक पश्चिम बंगाल से पूर्व की ओर चले गए थे, परंतु अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट थे। बंगाल तथा बिहार में भी इख्तियारुद्दीन के मर जाने के बाद विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तीसरा, मध्य एशिया से आक्रमण की आशंका थी। ख्वारिज़मी शाह की दृष्टि गजनी तथा दिल्ली पर लगी हुई थी, अतः उससे आक्रमण का भय था। इन कठिनाइयों का निवारण करने के लिए ऐबक ने साहस और धैर्य से इन्हें दूर किया। पहले उसने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त की, जिनमें इख्तियारुद्दीन ने सदैव ऐबक का आदर किया था, उसी की अधीनता में शासन किया था, अतः उससे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी। कुबैता ऐबक का दामाद था, अतः कुबैता ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन यल्दौज ने ऐबक का श्वशुर होने के बावजूद उसका विरोध किया। 1208 ईस्वी में यल्दौज ने गजनी में सेना आक्रमण तैयार की और आक्रमण करके मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु ऐबक ने शीघ्र ही उसे वहाँ से मार भगाया तथा गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी के इतिहासकारों के अनुसार ऐबक अपनी विजय में से बदान्ध होकर मद्यपान में व्यस्त हो गया। उसकी सेना ने गजनी के लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। इससे तंग आकर गजनी के अमीरों ने यल्दौज को गजनी आने के लिए आमंत्रित किया, जबकि वास्तविकता यह थी कि गजनी के लोग ये सहन नहीं कर सकते थे कि दिल्ली का सुल्तान गजनी पर शासन करे और गजनी उसके साम्राज्य का एक प्रांत बनकर रहे। यह गजनी तथा उनके निवासियों दोनों के लिए अपमानजनक बात थी। यल्दौज ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने फिर से गजनी पर अधिकार स्थापित कर लिया। ऐबक को वश होकर दिल्ली लौट जाना पड़ा, परंतु उसने यल्दौज के भारतीय साम्राज्य पर प्रभुत्व करने के समस्त प्रयत्नों को विफल कर दिया। दूसरा, मध्य एशिया की राजनीति से कुतुबुद्दीन ने भारत को अलग रखा। वह उस ओर से आने वाली संभाव्य आपत्तियों से इस कारण सर्वथा विमुक्त रहा। तीसरा, इख्तियारुद्दीन की मृत्यु के बाद
बंगाल में जो समस्या उत्पन्न हुई थी विद्रोह की, बंगाल तथा बिहार ने दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। अली मर्दान खान ने लखनऊ में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया, परंतु उसके स्थानीय खिलजी सरदारों ने उसे कैद कर कारागार में डाल दिया। उसके स्थान पर मोहम्मद शेख को शासक बना दिया। अली मर्दान खां कारागार से निकल भागा और दिल्ली पहुंचकर ऐबक से बंगाल में हस्तक्षेप के लिए कहा। अली मर्दान खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, दिल्ली को वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो गया। चौथा, राजपूतों पर दबाव बढ़ाते हुए ऐबक ने प्रयास किए, लेकिन उत्तर पश्चिमी राजनीति तथा बंगाल के झगड़ों में व्यस्त रहने के कारण उसे पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उसने पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कर अंतर्वेद के राजाओं पर दबाव डाला, परंतु याल्दोज से आतंकित होने के कारण वह अपनी पूरी शक्ति के साथ राजपूतों से लोहा नहीं ले सका। परिणाम यह हुआ कि यद्यपि उसने बदायूं पर आधिपत्य स्थापित करके अपने दास इल्तुतमिश को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और अन्य छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल किया, परंतु उसने कालिंजर और ग्वालियर को फिर से अधिकार करने में प्रयास नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 4 वर्ष शासन किया। 1210 ईस्वी में जब ऐबक लाहौर में चौगान अथवा पोलो खेल रहा था, तब वह घोड़े से गिर पड़ा। काठी का उभड़ा हुआ भाग उसके पेट में घुस गया, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफना दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में ऐबक के शासन के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।